Welcome to Sci Learning by Saleha Ansari. Today in this lecture we are going to start with Gauss theorem. What does the statement of Gauss theorem says? It says that the flux of the net electric field, through a closed surface equals the net charge enclosed by the surface divided by एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अभी अगर आप ये देखने जाओ तो ये वही है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कहा था. अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि फ्लक्स इज इक्वल टू, दैट इज इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कहा था कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. करेक्ट. याद है? नहीं याद है तो फर्स्ट लेक्चर देख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. उसमें हमने कहा था कि जो नेट फ्लक्स, जो नेट ट्यूब्स ऑफ फोर्स किसी चार्ज से निकलते हैं वो कितने होते हैं. द नेट ट्यूब्स ऑफ फोर्स इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम एनी गिवन चार्ज इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और नेट ट्यूब ऑफ फोर्स क्या होता है? इट इज नथिंग बट योर फ्लक्स, राइट. तो फ्लक्स क्या हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. यहाँ पे हमने कहा एप्सिलॉन नॉट, बट के कब इंट्रोड्यूस होता है? जब द मीडियम इज डिफरेंट फ्रॉम योर फ्री स्पेस. जब भी आपका मीडियम फ्री स्पेस के अलावा कुछ होगा तो हम वहां पे के लगाते हैं. के की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 1 होती है, इसलिए हम के इंट्रोड्यूस नहीं करते फॉर फ्री स्पेस. ठीक है. तो यही गॉस थियरम भी कहता है. क्या कहता है गॉस थ्योरम? the flux of net electric field over any closed surface is equal to the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. ठीक है. अभी अगर आप लोगों को याद होगा तो इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्लक्स जो होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट A, राइट. इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड लूप E डॉट A. यहाँ पे A क्या था? हमारा एरिया था. बट जब हम आगे गॉस थ्योरम में एरिया को कंसिडर करेंगे तो हम वो A बार से नहीं ds बार से कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ हम एक स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे. ठीक है. तो स्मॉल सरफेस एरिया के हिसाब से हमने एरिया को ds लिया. मीन्स अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम आई कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के. ये ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, बट यहाँ पे हमने दोनों को इक्वेट करके गॉस थ्योरम का नाम दे दिया. गॉस थ्योरम वही है जो हम अभी तक के देखते हुए आए हैं, लेकिन अभी हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे. ठीक है. कि हाउ दिस फ्लक्स बिकम्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो लेट अस बिगिन विद द डेरिवेशन पार्ट. Let us begin with the proof of Gauss theorem basically. ठीक है. So consider this diagram. अब इस डायग्राम में क्या है? It is a surface, enclosed surface. अब इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं. चार्ज Q जिसे हम पॉजिटिव चार्जेस Q कहते हैं. ठीक है. अब हमें अगर गॉस थ्योरम प्रूफ करनी है तो हमने एक स्मॉल सरफेस कंसिडर किया. ओके. एंड द इंटेंसिटी इज इन दिस डायरेक्शन. ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन है. ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है. ठीक है. अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इंटेंसिटी के डायरेक्शन में एक एंगल बन रहा है, दैट इज डी थीटा. ओके. अब आगे अगर हम देखेंगे तो ये क्या, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, लेकिन यहां पर मैं के नहीं लिख रही हूं बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री स्पेस. ठीक है,
तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब अगर आप यहां देखो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लक्स क्या हो जाता है, फ्लक्स बिकम इक्वल टू इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्योंकि हम स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं, हम स्मॉल फ्लक्स की भी बात करेंगे, तो हम डी फाई ले लेते हैं। वो क्या होता है, इट इज ई ए कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे हम ए की जगह डी एस ले रहे हैं, तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा, करेक्ट। सो आई कैन इक्वेट बोथ दी पार्ट। तो ये क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई की जगह पे आई कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर डी एस कॉस थीटा, राइट। इतना क्लियर है। अब देखो मैं सिर्फ एक को इस तरफ और दूसरे को इस तरफ कर रही हूँ, लाइक ये Q को मैं यहाँ इसके साथ ले लेती हूँ और ये ds cos थीटा को मैं r स्क्वायर के साथ ले लेती हूँ, फाइन। तो ये क्या हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, फाइन। अब ये ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इज नथिंग बट एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अब एरिया अपॉन आर स्क्वायर जो होता है वो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, ओके। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस का स्क्वायर। अब ये सॉलिड एंगल क्या चीज है, देखो नॉर्मली हम जो एंगल की बात करते हैं वो हम प्लेन एंगल की बात करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ब्रेक करके आपको सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का कंसेप्ट पहले बता रही हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल मीन्स जो नॉर्मली हम एंगल पढ़ते हुए आए हैं, लाइक ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये जो एंगल हो गया इनके बीच में, ये आपका प्लेन एंगल कहलाता है। अब इमेजिन कि मेरे पास यहां पे मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वर्स आई। यहां पे एक पेपर है या एक कोई भी एक प्लेन कंसिडर कर लो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब जब ये ऑब्जर्वर इस पेपर को या इस प्लेन को देखेगा तो कैसे देखेगा, ये वाला जो साइड है, ये पेपर का जो साइड है वो इस तरीके से एक एंगल सबटेंड करेगा ऑब्जर्वर्स आई पर, ठीक है। ये वाला साइड भी एक एंगल सबटेंड करेगा जो कि ये है, करेक्ट। ये वाला साइड भी एक एंगल सबटेंड करेगा लाइक दिस, और ये वाला साइड भी एक एंगल सबटेंड करेगा, करेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एंगल, ये पूरा पेपर ने एक इमेज बना दी इधर ऑब्जर्वर्स आई पे। अब ये जो इमेज है वो एक्चुअली ऐसे छोटे छोटे एंगल्स नहीं है, मीन्स ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, वो एक एंगल, ऐसे करके एंगल्स नहीं है हमारे पास। हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का पूरा ब्रॉड पार्ट बन रहा है, राइट। ये देखो ऐसा, करेक्ट। तो ये जो बनता है इधर, ये हम सॉलिड एंगल कहते हैं, जिसको हम डी ओमेगा से डिनोट करते हैं, गॉट इट। अब अगर मैं देखो, जैसे हम किसी प्लेन एंगल के बारे में बात करते हैं, तो जैसे हमारा ये प्लेन एंगल था, ये हमारा एंगल था थीटा, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते थे, एक आर्क बना लेते थे, लाइक एक सर्कल बनाते थे, और इस सर्कल का ये हिस्सा, ये जो बन रहा है, ठीक है, वो आर्क अपॉन रेडियस ले लेते थे, राइट। ये इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता था, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। नहीं याद होगा तो हमने यही सेम फॉर्मूला हमने रोटेशनल डायनेमिक्स में भी यूज किया है, करेक्ट। अब यहाँ पे इस केस में क्या करते हैं,
हम सर्कल नहीं बनाते हैं, हम स्फीयर बनाते हैं। कंसिडर करो ये पूरा एक स्फीयर बनाया जाता है और ये सेंटर होता है। दिस ऑब्जर्वर की आई इज सेंटर। अब ये जो हमने स्फीयर बना लिया, इस स्फीयर बनाने के बाद दैट एरिया, देखो आई शो यू, ये मैंने पूरा एक स्फीयर बनाया। यहाँ पे मैं पूरा आपको स्फीयर बना के नहीं बता सकती, मेरे पास जगह कम है, और क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, हम बोर्ड पे स्फीयर इमेजिन नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं इस तरीके से, तो ये कुछ पार्ट यहाँ पर इस तरीके का पार्ट लेगा, मीन्स ये कुछ ऐसा आगे जाके बनेगा। तो ये जो पार्ट वो उस स्फीयर पर प्रोजेक्ट करेगा, उसको हम निकालते हैं दैट एरिया, वो जो एरिया है दैट एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला इस ओमेगा की वैल्यू पता करने के लिए। ठीक है, सो अब ये जो बना मेरा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, उसकी जगह पे मैं डी ओमेगा लिख सकती हूँ क्योंकि वो मेरा सॉलिड एंगल है। तो ये होगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। लेकिन स्फीयर के लिए डी ओमेगा, स्फीयर का डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, अगर देखो ये जो था मेरा, ये क्या था, ये मेरा डी फाई था, लेकिन मुझे चाहिए क्या है, पूरा फाई चाहिए, तो मैं इंटीग्रेट करूंगी। इफ आई एम इंटीग्रेटिंग दी होल पार्ट, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू, डी फाई का क्या मतलब है, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिखते हैं, डी फाई इज नथिंग बट ईडीएस, राइट। तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। अब इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इज इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। बट ये पूरा पार्ट तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। हमें क्या मिलेगा अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ठीक है, जिस तरीके से आप किसी सर्कल के एंगल को इंटीग्रेट करोगे तो आपको 2 पाई मिलता है, उसी तरीके से जब आप स्फीयर के एंगल को इंटीग्रेट करोगे, दैट इज सॉलिड एंगल को इंटीग्रेट करोगे स्फीयर के, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो 4 पाई की होती है। इन शॉर्ट आई विल से इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा की वैल्यू रख दूं तो मेरा फाई क्या मिलेगा मुझे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो गया, तो डी फाई क्या मिला मुझे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट, यही थी हमारी गॉस थ्योरम। और क्योंकि अगर मैं यहाँ K लेती तो मेरा सब इधर पे K ही आता, ये सारी जगह K रहता, करेक्ट, और लास्ट में भी मुझे K मिलता, राइट। तो वो हो जाता किसी भी अलग मीडियम के लिए, यानी जैसे जैसे आप डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू बदलोगे आपको फाई की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी फॉर डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम फ्री स्पेस की बात कर रहे थे इसलिए हमने यहाँ पे कहीं पर भी K का टर्म अप्लाई नहीं किया। गॉट इट? सो हियर दिस वाज द टोटल प्रूफ फॉर गॉस थ्योरम। आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में गॉस थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं। इस वजह से मैंने आप लोगों को पहले गॉस थ्योरम बताई, बिकॉज नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। क्योंकि हम एप्लीकेशन का पार्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए था कि गॉस थ्योरम क्या है। गॉट इट? सो लेट अस स्टार्ट विद द एप्लीकेशन पार्ट. Lecture we will start with the applications of Gauss theorem. Bye, take care.